हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बुंदेलखंड क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि एसएससी जीडी, साथ में एमपी प्लस और जो कि आपका एमटीएस का पेपर होने वाला है, उसके लिए एमटीएस का जो पेपर होने वाला है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे ये क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो एक माइक्रोन किसके बराबर होता है। देखिए, एक माइक्रोन बराबर क्या होता है, एक माइक्रोन बराबर होता है 1/10 माइनस नहीं 1/10 6 मीटर। 1/10 6 मीटर होता है एक माइक्रोन बराबर। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि 0.0000001 यहाँ पर क्या 6 अंक बाद 2 2 4 2 6, 6 अंक बाद दशमलव होगा तो 0.001 मीटर होगा। तो इस प्रकार का ऑप्शन क्या कौन सा दिया गया इसमें, इस प्रकार का ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर तीसरा, जो कि इसका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्रकार की इकाई दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कागज के टुकड़े और एक क्रिकेट बॉल एक ही ऊंचाई से गिराई जाए, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगी। देखिए, कोई एक इस प्रकार का प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और ये धरती है। तो आप जब यहाँ से एक क्रिकेट बॉल है और एक किसी कागज के टुकड़े को आप एक साथ फेंकोगे, नीचे गिराओगे, तो किस स्थिति में दोनों एक ही समय पर पृथ्वी की सतह पर आएंगी। तो ये सिर्फ किस चीज़ का भी संभव है, ये सिर्फ निर्वात में संभव है, जबकि जब वहाँ पे बिल्कुल भी वायु ना हो, निर्वात में यह संभव है कि दोनों चीज़ें एक ही समय पर पृथ्वी पर आएंगी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर चौथा इसका राइट आंसर है। उन्हें निर्वात में गिराया जाए, यदि उन्हें निर्वात में गिराया जाएगा तो ये दोनों एक ही समय पर आएंगी, क्योंकि जी का मान है ना, जी का मान बाकी सब पे तो क्या निर्भर करता ही है, उसके भार और द्रव्यमान पे। लेकिन निर्वात में क्या हो जाता है, निर्वात में गुरुत्व का जो मान है ना, निर्वात में वो नगण्य माना जाता है। तो वायुमंडलीय जो निर्वात में ना, निर्वात में दोनों एक ही समय पर पृथ्वी पर टकराएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है। देखिए, आपने गांव देहातों में या मतलब अपने शहरों में भी देखा होगा कि जो दूध से क्रीम निकालने वाली, मक्खन निकालने वाली जो है ना, घी निकालने वाली मशीन होती है, वो किस पे कार्य करती है, वो कार्य करती है अपकेंद्रीय बल के कारण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर है, अपकेंद्रीय बल पे वो कार्य करती है। इस प्रकार की कोई मटकी होती है, उसमें एक प्रकार की रॉड लगा दी जाती है जो कि चारों ओर घूमती रहती है। तो जो घी है ना, घी का घनत्व वो जो इसके अंदर छाछ रहता है उसके घनत्व से कम हो जाता है, छाछ के घनत्व से कम हो जाता है घी का, क्रीम का घनत्व। तो वो क्या है ना, इसके ऊपर तैरने लगता है और इसे हम आराम से अलग कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर है, अपकेंद्रीय बल के कारण ये सब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी अधिकतम कम होगी। देखिए, कोई एक छत है और यहाँ पे धरती है, तो यहाँ से आप कोई पत्थर है, तो जब इसे गिराया जाएगा तो ये सबसे अधिक इसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो कहाँ पर होगी। तो इसकी जो सबसे अधिक काइनेटिक एनर्जी होगी वो सबसे लास्ट गिरने के जस्ट पहले जो पॉइंट होगा ना, भूमि से टकराने के पहले, यहाँ पर इसकी सबसे अधिक काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर है, भूमि पर पहुंचने से पहले। देखिए, गतिज ऊर्जा का क्या होता है, गतिज ऊर्जा का होता है 1/2 mv², 1/2 mv²। तो इसमें जो डिफरेंस है ना भी, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का जो लास्ट मूवमेंट तक पहुँचने पे इसका सबसे अधिकतम वेग हो जाएगा। और यहाँ पे अधिकतम वेग हो जाने के कारण, और वेग का क्या होता है, वेग का यहाँ पे होता है वर्ग, यहाँ पे क्या होता है 1/2 mv² होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर, काइनेटिक एनर्जी बराबर v²। तो यह क्या है, मतलब कि वेग में परिवर्तन के दर से ही तो बनता है। तो यहाँ पे जो वेग परिवर्तन होगा ना, अब यहाँ से 0 से चलने में यहाँ तक सबसे लास्ट तक टकराने तक लो, ये अधिकतम वेग तक पहुँच जाएगा, और अधिकतम वेग तक पहुँचने से v² है। तो यदि मान लो यहाँ पर 2 है, अब 2 का यदि ये अधिकतम 0 से 2 पहुँच गया तो 2 का क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा।
तो यहाँ पर टकराने के जस्ट पूर्व है ना, ये सबसे अधिकतम होगा ओनली काइनेटिक में। इस यहाँ ये ध्यान रखना है गतिज ऊर्जा के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 30 है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां। दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्वीय केंद्र होता है। देखिए एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर है, उसके पैरों के आगे। आपने देखा होगा कि अधिकांश धावक हैं वो आगे की ओर झुककर क्यों दौड़ते हैं, क्योंकि उसका गुरुत्वीय केंद्र होता है पैर। गुरुत्वीय केंद्र पैर होने के कारण तो वे अपना भार का संतुलन बनाने के लिए आगे की ओर झुककर खड़े होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा भार की इकाई नहीं है। देखिए यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सी भार की इकाई नहीं है। देखिए यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है, देखो ए भी भार की इकाई है, किलोग्राम है, ए भी भार की इकाई है, ग्राम है, ए भी भार की इकाई है, लेकिन डायन डायन जो कि डायन है ना, ये भार की इकाई नहीं है। ये किसकी है, ये बल की है, ये बल की इकाई है डायन। डायन है बल की इकाई। डायन क्या 1 न्यूटन बल बराबर होता है 10⁵ डायन। 1 न्यूटन बल बराबर होता है 10⁵ डायन। पौंड क्या है, पौंड है सीजीएस में, पौंड है सीजीएस में। किलोग्राम है एसआई में, सॉरी ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है यहाँ पर। देखिए किलोग्राम क्या है, किलोग्राम है एसआई में, ग्राम किस में, सीजीएस में, सीजीएस में। और पाउंड किस में, पाउंड में है। पाउंड की एक इकाई होती है, इकाई 3 प्रकार की होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्या डायन, डायन भार की इकाई नहीं है, भार डायन किसकी है, बल की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। पाउंड फुट सेकंड होता है, जो कि जो पहला दिया गया पाउंड फुट सेकंड होता है, किलो प्रति ग्राम घन मीटर और ग्राम प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है। देखिए 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1/10⁹ 1/10⁹ मीटर। 1/10⁹ मीटर होता है। तो 1/10⁹ मीटर होता है 1 नैनोमीटर बराबर। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1/10⁹ मीटर। अब जब देखिए आप इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो इसमें 100 का गुणा करना होगा, क्योंकि 1 मीटर में कितना होता है, यहाँ पर क्या है 1/10⁹ मीटर। और 1 मीटर में क्या होता है, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। और यदि इसे मैं मीटर में सेंटीमीटर में बदलूंगा तो इसे 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 10⁻⁻2। इसे ऐसा लिख सकते हैं 10 के लिए। और जब इसकी जो घात है ना इसे बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गुणे 10⁻⁹ और देखिए जब आधा समान हो तो घातें आपस में क्या आते हैं, यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो ये आपस में घट जाएंगे। 10⁻⁷ सेंटीमीटर इसका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक वास्तविक गैस जिसे एक आदर्श गैस के रूप में किया एक वास्तविक रूप में किया कर सकते हैं। देखिए एक वास्तविक, एक थोड़ी मिस टाइपिंग हो गई है। एक वास्तविक गैस है, एक वास्तविक गैस जिसे एक आदर्श गैस के रूप में अपन मान सकते हैं, तो उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए। उसकी कंडीशन होनी चाहिए कि देखिए एक आदर्श किसे कहते हैं, आदर्श कहते हैं जो कि एक जो कि नॉर्मल होगा। जैसे कि आप एक जो जैसे गैस की कंडीशन क्या होती है, गैस की कंडीशन होती है कि उसे गैस के लिए संपीड़ित करके उसे द्रव अवस्था में बदलना पड़ता है, और द्रव अवस्था में बदल के लिए पुनः उसे गैस अवस्था में बदल के उसे हीट प्रोड्यूस की जाती है। तो उसकी टाइप ऑफ कंडीशन क्या होनी चाहिए, उसका दाब बहुत कम होना चाहिए, उसमें निम्न दाब होना चाहिए, मतलब कि वो निम्न दाब पर संपीड़ित हो जाए, मतलब उसे कम दाब लगा के वह द्रव अवस्था में बदला जा सके। और उच्च तापमान होना चाहिए कि जब वो जले तो वो अधिक से अधिक तापमान पैदा करे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर है। निम्न दाब और उच्च तापमान, आदर्श गैस की कंडीशन क्या होती है, निम्न दाब और उच्च तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। देखिए तो कपड़े धोने की इस मशीन है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो वो भी अपकेंद्रीकरण पर कार्य करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। मैंने अभी आपके लिए बताया था घी वाला जो कि क्रीम निकालना था, जो कि
क्या है, दूध से क्रीम निकालना था, दही से क्रीम निकालना था, वो भी अपकेंद्री बल के काम करती थी और ये भी अपकेंद्रीकरण बल पे ही कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां। ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहा जाता है? देखिए, ब्रेक लगाते समय वाहनों को रोका जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है? उस पर बल करता है घर्षण बल। अब देखिए, आप लोगों के लिए एक बता दूं कि देखिए, घर्षण बल है ना, एक लाभदायक बल है, लाभदायक और एक हानिकारक भी बल है। क्योंकि देखिए, आप चल पाते हैं तो किसकी वजह से आप चल पाते हैं? गुरुत्वाकर्षण प्लस घर्षण बल के कारण। यदि घर्षण बल नगण्य हो जाए तो आप फिसलेंगे, और यदि गुरुत्वाकर्षण बल भी नगण्य हो जाए तो आप फिसलेंगे, चल ही नहीं पाएंगे। तो जो घर्षण बल का महत्व है ना, वो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ब्रेक लगाते, मान लो आप कल्पना कीजिए कि यदि आपकी कोई बाइक या कोई ट्रक जा रहा है और उसका घर्षण बल नगण्य हो जाए, मतलब कि वो रुके ही ना, मतलब कि फिसले, वो उसमें खुरदरापन न बचे, तो उसका ब्रेक लगाने पर वो फिसलती जाएगी और फिसलने के कारण एक्सीडेंट होने के अधिकांश चांस रहते हैं। तो इस कारण से घर्षण बल है जो कि वाहनों को रोकने के लिए यूज किया जाता है। और जो वाहनों के टायर में जो खांचे कटे होते हैं वो किस लिए कटे होते हैं? वो इसीलिए कटे होते हैं क्योंकि घर्षण बल अधिक से अधिक किया जा सके। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 30 है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खाना पकाते समय एक चुटकी नमक डाल देने से सब्जी कम समय में पक जाती है, ऐसा क्यों? देखिए, आप लोगों ने भी घर पे ही प्रैक्टिस किया है, ये जो बाहर बच्चे रहते हैं उनके लिए मालूम होगा ये अच्छी तरह से, कि जब आप खाना पकाते हैं तो एक चुटकी नमक डालने से उसका जो कि वो क्या होता है, एक चुटकी नमक डालने से उसका जल का जो क्वथनांक है ना, वो बढ़ जाता है, और जल का क्वथनांक बढ़ जाने से वो हमारी सब्जी आराम से, जो भी हम सब्जी बना रहे होते वो जल्दी पक जाती है, कम समय में पक जाती है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। कम जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल के क्वथनांक बढ़ जाने के कारण ही यहाँ पे जो सब्जी हम बना रहे होते हैं वो कि जल्दी ही पक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील से बनी गोलाकार गेंद को मरकरी के पात्र में डालने पर वह क्या करेगी? देखिए, जब स्टील का एक पात्र है, आपने देखा होगा कि जब थर्मामीटर जब आपने कहीं पर पुराने डॉक्टर से आपने चेक किया होगा, अभी तो दूसरे प्रकार के आने लगे हैं, लेकिन यदि आप किसी पुराने डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसके अभी भी वो थर्मामीटर रखता है। और थर्मामीटर से क्या होता है? थर्मामीटर, इसमें इस प्रकार का एक थर्मामीटर होता है, इसमें इसमें एक इस प्रकार का एक बिंदु यहाँ पे क्या डला होता है, उसके अंदर एक मरकरी भरी होती है, मरकरी के ऊपर यहाँ पर एक धातु का टुकड़ा डला होता है। तो धातु का टुकड़ा, आपने देखा होगा कि आप किसी द्रव में यदि धातु का एक टुकड़ा डालोगे तो वो डूब जाएगा, आसानी से डूब जाएगा। हालांकि उसमें क्यों नहीं डूबता है? उसमें इसलिए नहीं डूबता है क्योंकि पारा का जो घनत्व है ना, वो अधिक है। धातु, जिस धातु का वो उसमें छर्रा डला होता है, उस धातु के गोला एक आकृति से उससे अधिक है घनत्व पारा का, जिस कारण से वह तैरता रहता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पृष्ठ तनाव के ऊपर रहेगा, वो पृष्ठ तनाव के मरकरी से भरा, मरकरी के पृष्ठ सतह के ऊपर रहेगा। स्टील से बना गोलाकार गेंद जो मरकरी के पात्र में कहाँ पर रहेगी? ऊपर रहेगी। मैंने बता दिया ऊपर क्यों रहेगी, क्योंकि मरकरी का घनत्व अधिक होता है, लोहे की, स्टील की जो गेंद है ना उससे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाहनों के टायर क्यों अच्छी प्रकार से फुलाए जाते हैं? वाहनों के टायर अच्छी तरह से क्यों फुलाए जाते हैं? देखिए, वाहनों के टायर अच्छी तरह से इसलिए फुलाए जाते हैं क्योंकि वे फिसलने से बचाने के लिए और न्यूनतम घर्षण के लिए। देखिए, ऐसा नहीं कि घर्षण बल के नुकसान नहीं है, घर्षण बल के नुकसान भी हैं। नुकसान इस वजह से, यदि ज़्यादा घर्षण बल होगा तो आपके जो पुल्ली वगैरह लगी होती हैं वो जल्दी ही नष्ट होने लगेंगी, घिस जाएंगी, और यदि कम रहेगा तो आप फिसल जाओगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 30 है, इसका राइट आंसर है। फिसलने से बचने के लिए और न्यूनतम घर्षण के लिए टायरों में हवा भेजी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है? आपको मालूम होगा कि लाइफ जैकेट कहाँ पे यूज की, लाइफ जैकेट यूज की जाती है कहाँ पे? बोटों में। बोटों में लाइफ बोट मतलब कि जब आप समुद्र की यात्रा पे जाते हैं तो वहाँ पे लाइफ जैकेट का यूज किया जाता है। और हवाई जहाज में क्या, हवाई जहाज में पैराशूट का यूज किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। क्योंकि जब आप लाइफ जैकेट पहनते हैं ना, तो लाइफ जैकेट से आपका आयतन है ना, आयतन में वृद्धि हो जाती है। आपके आयतन में वृद्धि हो जाने के कारण आपका एरिया अधिक हो जाता है,
जिससे कि आप पानी के घनत्व से आपका घनत्व कम हो जाता है, पानी के घनत्व से आपका घनत्व कम हो जाता है, इसलिए आप तैरते रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा हो जाता है तो झूले के दोलन की आवृत्ति क्या हो जाएगी। देखिए, जब कोई व्यक्ति झूले पे कोई व्यक्ति यदि झूले पे बैठा हुआ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई झूला है तो आप यहाँ पर बैठे हुए हैं तो उसकी आवृत्ति कुछ और होगी। और यदि आप खड़े हो जाओगे, जब आप यहाँ पर बैठे थे तो कुछ नहीं, जब आप यहाँ पर खड़े हो जाओगे ना तो इसकी क्या हो जाएगी, तो इसकी आवृत्ति है ना जो बढ़ जाएगी, आवृत्ति बढ़ जाएगी। आवृत्ति का मतलब होता है कि जो यहाँ पे जो पोल लगे हुए हैं, यहाँ पे जो पोल लगे हुए हैं, तो इन पोलों के लिए आप जल्दी 1 सेकंड में ज़्यादा से ज़्यादा बार यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ होते रहोगे। इसे कहते हैं आवृत्ति। आवृत्ति कहते हैं 1 सेकंड में, 1 सेकंड में जो आप यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, एक जो पूरा काल है ना झूले के इस तरफ और उस तरफ जाने में जितना जितना अधिक 1 सेकंड में जितनी बार जाओगे ना उस चीज़ की उसके आवृत्ति कहा जाता है। 1 सेकंड में जितनी अधिक आप झूले के इस पार और उस पार जाओगे उसे कहते हैं। तो इससे ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टी टी समानुपाती होता है किसके, अंडर रूट एल के। तो जितना इसका मान क्या होगा, जैसे जितना ही इसका मान कम होगा अंडर रूट में तो इसका टी का मान क्या होता है, टी यहाँ पर प्रभावित टी क्या है, आवर्त काल का मान है। तो एल क्या है, एल इसका क्या है, लेंथ है। तो जैसे इसका मान बढ़ता जाएगा तो अंडर रूट में इसका मान कम होगा, तो इसका कम होगा तो इसका आवर्त काल है, इसका मान कम होगा, आवर्त काल का मान कम होगा तो आवृत्ति अधिक होगी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। ये इसका सूत्र है जो कि इसके डायरेक्ट समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खिलाड़ी खिलाड़ी निम्नलिखित में से किस का लाभ उठाने के लिए लंबी कूद करने से पहले दौड़ता है। आपने देखा होगा कि यदि कोई खिलाड़ी है, यदि आप भी कोई किसी भी एग्ज़ाम जैसे कि पुलिस वगैरह, आर्मी वगैरह का यदि आप एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, तो आपके लिए फिजिकल के लिए बुलाया जाता है और आपके लिए लंबी कूद कराई जाती है, ऊँची कूद कराई जाती है। तो आप लंबी कूद या ऊँची कूद करने से पहले आप रनिंग क्यों लेते हैं, थोड़ी रनअप क्यों लेते हैं। रनअप इसलिए लेते हैं क्योंकि जब आप यहाँ से दौड़ के जाएंगे तो वहाँ पर एकाएक रुकेंगे, तो वो रुकने के बाद वहाँ पे जड़त्व के नियम के कारण आप अचानक से ऊपर उछलेंगे। तो इस किसके कारण होता है, ये होता है जड़त्व के नियम के कारण। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर है। जब यहाँ से दौड़ के आप जाएंगे वहाँ पे रुकते हैं, तो वहाँ पे रुकने थोड़ा जो थमते हैं ना तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक पीछे से धक्का सा लगता है जो कि ऊपर की ओर उछाल लेता है। आप उछाल लेते हैं तो उछाल के साथ आप ऊपर आगे की ओर फेंक जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर है। इसी प्रकार से देखिए, जब आप कंबल वगैरह में धूल वगैरह डस्ट निकालते हैं तो क्या करते हैं, तो डस्ट है ना, डस्ट वो कंबल के साथ स्थिर अवस्था में रहती है, लेकिन जब आप उसे कंबल को गतिमान अवस्था में कहते हैं, लेकिन वो धूल तो उसके साथ स्थिर अवस्था में रहना चाहती है, लेकिन आपने कंबल को गतिमान अवस्था में कर दिया, धूल स्थिर अवस्था में रहना चाहती है तो वो इस कंबल से बाहर निकल जाती है। और इसी प्रकार के और भी तमाम प्रकार के एग्जाम हैं, जैसे कि आप बस में बैठे हुए हैं तो बस अचानक से चलने पर आपके लिए धक्का लगता है, यदि बस अचानक से रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं। ये सब जड़त्व के गति के नियम के कारण होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रॉकेट की गति का निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। देखिए, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर है, संवेग संरक्षण। अब संवेग संरक्षण क्यों होता है, संवेग संरक्षण का मतलब होता है कि जब कोई भी आप यहाँ पर क्या होता है कि संवेग संरक्षण में आपके लिए जब आप जितनी स्पीड से रॉकेट का धुआं जलता है, रॉकेट का धुआं जलता है और जलने के साथ वो बाहर जितनी स्पीड से बाहर जाता है उतनी स्पीड से वो आगे की ओर धकेलता जाता है रॉकेट के लिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें संवेग संरक्षण होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानी की एक बाल्टी को दोनों केवल एक हाथ में ले जाने की बजाय दोनों बाल्टियों को अलग अलग हाथों में ले जाना आसान होता है, क्यों। देखिए, जब आप कोई बाल्टी है तो दोनों हाथ एक हाथ में ले जाने की अपेक्षा दोनों हाथ में ले जाना आसान क्यों होता है। ऐसा इसलिए आसान होता है
क्योंकि उसका जो गुरुत्वीय केंद्र है ना, गुरुत्वीय केंद्र आपके पैरों के मध्य में आ जाता है। आपके शरीर के पैरों के मध्य में आ जाने के कारण आप आराम से उसे संतुलित कर पाते हैं, जिससे कि आपको चलने में आसानी होती है और आपके लिए उतना भार हल्का फील होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर है। गुरुत्वीय केंद्र और संतुलित केंद्र पैरों में होता है। गुरुत्वीय केंद्र और संतुलित केंद्र भी पैरों में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानी पर पृष्ठ तनाव अपमारक मिलाने पर क्या होता है। देखिए आपने देखा होगा कि जब पानी है, पानी में आप अपमारक का मतलब होता है साबुन निरमा। साबुन निरमा आप मिलाने पर उसमें क्या होता है, तो उसका जो अपमारक का पृष्ठ तनाव है ना वो घट जाता है। पृष्ठ तनाव घट जाने के कारण जो मैल होता है वो ऊपर आ जाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर है। और यहाँ पे अपमारक मिलाने से पृष्ठ तनाव घट जाता है। पृष्ठ तनाव घट जाने का मैल ऊपर आ जाता है। मैल मैल ऊपर नहीं आता है, मैल नीचे नीचे रह जाता है, क्योंकि उसका घनत्व है ना वो अपमारक से अधिक होता है। इस कारण से मैल मैल जो होते हैं वो नीचे रह जाते हैं। मैल के कण होते हैं वो नीचे रह जाते हैं और अपमारक ऊपर रहता है। अपमारक मिलाने से पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम घट जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तक पूर्णतः पिघलाने के लिए कितनी यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। देखिए आप लोगों के लिए एक थ्योरिकल मतलब एक आपके लिए फैक्चुअल जो डाटा है वो याद होना चाहिए। 1 ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस तक पूर्णतः पिघलाने के लिए तो पानी की जो गुप्त ऊष्मा है वो क्या होती है। पानी की गुप्त ऊष्मा होती है 80 जूल। 80 जूल होती है पानी की गुप्त ऊष्मा। तो उसे बाहर निकालने के लिए, उसे गर्म करने के लिए आपके लिए 80 जूल की 1 ग्राम पानी के लिए 80 जूल तक गर्म करना होगा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 80 जूल ऊर्जा यूज करनी होगी, तब जाके वो 0 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होगा। 0 डिग्री से 1 सेल्सियस तक गर्म होगा। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर है। 80 इसलिए क्योंकि पानी की जो गुप्त ऊष्मा है वो 80 जूल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके। आपने देखा होगा कि आप यहाँ पे जैसे कोई पिच है तो आप इसे यदि यहाँ पे फेंकोगे, या यदि आप यहाँ पे 90 डिग्री पे फेंकेंगे तो 90 डिग्री से वो सीधी यहीं पे ही गिरेगी। और आप यदि इसे इस तरह 45 डिग्री से 45 डिग्री 90 डिग्री तो यहाँ पे होगा, 90 डिग्री ये सीधी रेखा होती है। यदि आप इसे 45 पे मारोगे तो 45 पे अधिकतम ऊंचाई जाने के साथ फिर अधिकतम दूरी तय करेगी, तो ये यहाँ तक भी आ सकती है। तो ये क्या है 45 डिग्री। इसका 45 डिग्री पे शॉर्ट घालने पर आपके अधिक से अधिक दूरी प्राप्त करती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान कैसा हो जाता है। जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान कैसा हो जाता है जब आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं। तो भूमध्य रेखा से जब आप ध्रुवों की ओर जाते हैं तो गुरुत्वीय केंद्र का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर है। देखिए जब आप कोई पृथ्वी है, पृथ्वी के भूमध्य मतलब मध्य बिंदु से आप ध्रुवों की ओर जाते हैं तो क्या है, जी का मान बढ़ता है। यदि आप केंद्र की ओर जाते हैं, ध्रुवों से केंद्र की ओर जाते हैं तो जी का मान घटने लगता है, क्योंकि केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण का मान 0 होता है और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी मनुष्य के लिए यदि नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सहल होता है, क्यों। देखिए यदि सबसे आसान क्वेश्चन को समझने का तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका है कि आप सबसे पहले कोई वस्तु तैरती क्यों है। तैरती इसलिए है क्योंकि जो पानी का घनत्व है, पानी के घनत्व से कम घनत्व होगा जिस चीज़ का, वो वस्तु तैरेगी। जिसका घनत्व कम होगा पानी घनत्व से वह वस्तु तैरेगी। तो इसका यही होता है कि देखिए जब नदी का घनत्व है ना, वो नदी का घनत्व कम होता है समुद्र की घनत्व की अपेक्षा। और समुद्र का घनत्व अधिक क्यों होता है, समुद्र का घनत्व अधिक इसलिए होता है क्योंकि समुद्र में लवण होते हैं। लवण के कारण समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है नदी के घनत्व के कारण, और जिसका घनत्व अधिक होता है वहाँ पर तैरने में आसानी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर, समुद्रीय जल नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक नदी की दीवार सबसे अधिक
एक नदी की दीवार सबसे ऊपरी भाग की अपेक्षा सबसे निचले भाग में अधिक मोटी बनाई जाती है क्योंकि दीवार में पानी द्वारा डाला गया दाब क्या होता है। देखिए आपने ये प्रैक्टिकल देखा होगा, यदि आपने देखा हो तो जो पुल नहीं, जो बांध वगैरह बनते हैं तो बांध की जो नीचे की दीवार होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। देखिए कुछ इस प्रकार की सी होती है। यहाँ पर क्या, यहाँ पे थोड़ी इसकी मोटाई दर्शाने का मैंने कोशिश की है। यहाँ पे क्या है, इसकी मोटाई देखिए अधिक होती है और यहाँ पे मोटाई कम होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो नीचे से है ना, नीचे से दबाव अधिक लगता है, नीचे पानी का दबाव अधिक लगता है, पानी का दबाव अधिक लगता है। तो इस कारण से इसकी जो गहराई बढ़ने के साथ इसका दबाव अधिक होता जाता है। तो दबाव सहने के लिए नीचे मोटी बनाई जाती है और ऊपर पतली बनाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 30 है, इसका राइट आंसर है। दीवार की गहराई के साथ बढ़ता जाता है इसका दाब। किसका? पानी का जो दाब होता है ना, दीवार की गहराई के साथ बढ़ता जाता है, इसलिए इसे नीचे की जो कि नीचे की दीवार है ना उसे मोटा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र रूप से लटकी हुई लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है, क्यों? नियम किस कथन का समर्थन करता है? आपने देखा होगा कि आप कोई इस प्रकार से एक रस्सी है, इस रस्सी में एक किसी प्रकार का खांचा बांध दीजिए, ठीक है, ढांचा बांध दीजिए। आप इस ढांचे में स्वतंत्र रूप से लटक रहा है। जब आप इसमें कोई हथौड़े से कील मारोगे तो इसमें कील मारते ही तो ये जब आप इसमें कील मारोगे तो ये दूर की ओर, बाहर की ओर जाएगा, फिर वहीं पे आएगा, फिर आप इसमें मारोगे तो फिर दूर की ओर जाएगा। तो इसमें क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया नहीं हो पाती है, इसमें क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया नहीं हो पाती। इस कारण से इसमें कील ठोकना कठिन होता है। हालांकि यदि आप इसे हाथ से पकड़ लेंगे या किसी से स्थिर अवस्था में कर देंगे फिर आप कील मारोगे तो इसमें अंदर धंस जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होने लगती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 30 है, इसका राइट आंसर है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। तो इस वीडियो में यहीं तक ही दोस्तों। यदि आप लोगों के लिए मेरा प्रयास पसंद आए तो लाइक एंड शेयर अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल बुंदेलखंड क्लासेस के लिए। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग।